बालान रहमत आज ही उसकी सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं सबा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या बना रही हैं जनाब आज? मैं आज बना रही हूँ चिकन वाइट सॉस पास्ता। चिकन वाइट सॉस पास्ता। पास्ता वैसे हमने खाया है, मैं तो कम ही खाता हूँ। ये बनता कैसे है पास्ता, ये बताएं ज़रा। पास्ता मुझे सबसे कन्वीनियंट डिश लगती है क्योंकि आपको उसको बॉईल करना होता है पास्ता को पानी में, और उसके अलावा उसका सॉस प्रिपेयर करना होता है साइड पे विद चिकन और विदाउट चिकन। अपनी अपनी चॉइस होती है, बगैर चिकन के भी लोग पसंद करते हैं। वाइट सॉस होता है तो उसमें चीज़ का इस्तेमाल होता है और मैदा और बटर और मिल्क या क्रीम, अगर ज़्यादा क्रीमी चाहिए। वैसे क्रीमी कंसिस्टेंसी अचीव हो जाती है बटर और मैदा से, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा रेड सॉस में भी बनता है, जो लोग रेड सॉस पसंद करते हैं वो लोग रेड करते हैं। मैं पर्सनली वाइट सॉस प्रेफर करती हूँ, तो इसलिए आज वाइट है। अच्छा ठीक है। वैसे ये जो डिश है ये कितनी देर में बन जाती है? ये अमूमन वैसे स्नैक्स के तौर पर इस्तेमाल होता है या ये पूरा मील है? या इट्स अ फुल फ्लेज्ड मील, लाइक यू कैन हैव इट टू योर हार्ट्स कंटेंट। और बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा चीज़ी है, क्रीमी है, तो थोड़ा आप कंट्रोल करके खाएं। बहुत ज़्यादा उस तरह से खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर बन रहा है तो खाने के तौर पे खाया जा सकता है। साइड्स पे अगर आप इसके वो कर दें, क्रूटॉन्स रख लें, गार्लिक ब्रेड रख लें, या चिकन वैसे ग्रिल करके रख लें। कम पास्ता लें और चिकन अगर आपने ग्रिल करके रखा हुआ है तो वो एक अच्छा मिक्स हो सकता है। सनम, आपकी जानिब आते हैं। कई जगहों पे हम देखते हैं कि जी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कई जगहों पे हम ऐसा भी देखते हैं कि जो टीचर्स होती हैं वो बहुत ही नॉन प्रोफेशनल होती हैं। ज़ाहिर है अगर कोई बिल्कुल ही इंटर किया किसी लड़की ने, उसको जॉब पे रख लिया, इसमें बुराई नहीं है कि उस पर जॉब पे रख लिया, लेकिन वो भी सिर्फ इसे एज अ पार्ट टाइम लेती हैं कि ठीक है जी शादी में या किसी चीज़ में 6 महीने रह गए तो 3 महीने जॉब कर ले। ये एक बच्चे के लिए कितना नुकसानदेह है, क्योंकि ज़ाहिर है जब प्रोफेशनल टीचर्स नहीं होंगे तो फिर उन्हें क्वालिटी एजुकेशन कैसे मिलेगी? बिल्कुल शहरियार, आपकी बात से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जो अनप्रोफेशनल लोगों को हायर कर लेते हैं। स्पेशली जब बच्चियाँ जो हैं वो नया नया कोई एग्ज़ाम पास करती हैं, कोई इंटर वगैरह किया, ये लेवल्स क्लियर किया, तो वो फ़ौरन जो है इस फील्ड के अंदर आ जाती हैं कि चलें एज इन मैं इसको टाइम पास एज इन टाइम पास। लेकिन अब जो है काफ़ी चेंजेस आ गई हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने इंटर पास किया या आपने मैट्रिक पास किया और आप लगे पढ़ाने बच्चों को। इसमें प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आपने जो है वो इसकी एक पूरी भरपूर पढ़ाई है जो पूरा आप वो पढ़ाई करने के बाद ही जो है ना वो बच्चों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि ये आजकल की जो जनरेशन है ना वो बहुत मुख्तलिफ है। जब हम छोटे हुआ करते थे उनसे बहुत उनकी चीज़ें डिफरेंट हैं, उनकी सोच डिफरेंट है, उनका जो है वो जो उनका रहन सहन है और जो उनकी अपब्रिंगिंग है वो बिल्कुल एक डिफरेंट उस पर चली गई है। तो उसके लिए इवन जो है वो जो टीचर है ना वो उसको इतनी अवेयरनेस नहीं चाहिए, वो इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी ना सेंस के उसको सेंस इसका होना चाहिए इस चीज़ का कि बच्चे को हैंडल कैसे करना है। अगर अर्ली ईयर्स की बात की जाए तो अर्ली ईयर्स को लोग समझते हैं कि वहाँ कहाँ क्या पढ़ाई होती है, बस ABCD तो पढ़ना होता है। ये हमारे बहुत सारे लोगों की जो है वो हम घर में पढ़ा लेंगे। एग्जैक्टली ये बहुत सारे लोगों की जो है वो सोच है कि बच्चे ने क्या पढ़ना होता है, ABCD पढ़ना होता है, 1 2 3 4 पढ़ना होता है, दैट्स इट, बात ख़त्म। अलिफ बे पे लिखकर बच्चा आ गया। तो ये सिर्फ ABCD और अलिफ बे पे नहीं है, ये बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट है पूरी, जिसमें हम बच्चे को हर तरीके से जो है ना उसकी डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। जब वो हमारे पास आता है बच्चा, बहुत सारे स्कूल्स ने अब जो है वो बच्चों को जो है 6 महीने की उम्र से भी लेना शुरू कर दिया है और 1 और 1.5 साल की महीने की उम्र से भी लेना शुरू कर दिया है। उसका एक बेसिक रीज़न ये भी है कि आजकल जो है वो दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग है, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। तो मोस्टली जो हैं वो क्या करते हैं कि वो बच्चों को एडमिट करवा देते हैं कि एडमिशन करवा के उसमें एग्जैक्टली उनको एडमिशन करवा देते हैं उस स्कूल के अंदर कि जहाँ पे बच्चों की केयर हो जाए। तो यहाँ पे जैसे 1.5 साल की उम्र के अब बच्चे को हैंडल करना, वो किसी अनप्रोफेशनल बंदे के
और ना कहते हैं आयाम ना, का उसको काम है। उसका बिल्कुल भी नहीं है। उसमें बिल्कुल एक ऐसा शख्स होना चाहिए, एक ऐसा जो है वो इतना उस बंदे को सेंस होना चाहिए Professional होना चाहिए। इतनी उसकी प्रोफेशनलिज्म उसके इसमें बहुत काउंट करता है। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टेक्निक्स हैं, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसके थ्रू आप बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। आप उसकी क्रिएटिविटी को कैसे इन्हांस करेंगे, उसकी जो डिफरेंट स्किल्स हैं उनको कैसे इन्हांस करेंगे, वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है। वो उसके ऊपर बाकायदा हर चीज़, हर स्किल पर एक रिसर्च है कि उस बच्चे को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए। अगर बहुत सारे बच्चे होते हैं, हर बच्चा डिफरेंट है, फर्स्ट बिल्कुल ऑफ ऑल डिफरेंट भी होता है, और फिर साइकोलॉजी के हवाले से भी Definitely, बच्चों की काफ़ी exactly. चीज़ें होती हैं जो हर आपने अभी ये बात कही, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो आपने कहा है कि ये जो छोटी उम्र के बच्चों का, ये बात तो आपकी ठीक है कि मियाँ बीवी दोनों बिजी होते हैं, इस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे। उधर भी कुछ सवाल निकलते हैं। डॉक्टर शाहीन, मुझे बताइएगा, ये जो कॉम्प्लिकेशंस अमूमन हो जाती हैं, इसकी जिम्मेदार आप किसको समझती हैं? एक तो चले बॉडी के अंदर इंटरनल इश्यूज़ है, लेकिन कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि घर वालों की जानिब से कहा, मतलब काम भी उस तरह के हो रहे हैं, ये भी चीज़ें हो रही हैं। इश्यूज़ क्यों बनते हैं ऐसे मामलात में? बहुत सी चीज़ें देखें, उसूलन जो 9 महीने का टाइम होता है हमल का, उसमें औरत की देखभाल होनी चाहिए। देखभाल से मतलब है कि उसकी डाइट है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसके बाद वर्कलोड है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और फिर डॉक्टर्स के पास या नर्सेज के पास उसका ब्लड प्रेशर, शुगर वाला चेक होना चाहिए। लोग समझते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ। ये तो सदियों से हो रहा है और होता रह रहा है। तो भाई सदियों से तो औरतें मर रही हैं, लेकिन सवाल ये कि आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्यों नहीं मरती, इसलिए कि उन्होंने इसको कंट्रोल कर लिया है, जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको कंट्रोल कर लिया है। तो कॉम्प्लिकेशन पैदा होती हैं कुछ तो लापरवाही की वजह से, और कुछ जेन्युइन होना होता है। जैसा ब्लड प्रेशर जिसका बढ़ता है उसका बढ़ता है, जिसको शुगर है उसको शुगर है, थायराइड है तो उसका इलाज होना चाहिए। अच्छा, ये बड़ी बूढ़ी अक्सर ये कहती हैं कि इस दौरान जब भी कोई खातून के साथ जो हो प्रेग्नेंट हो, तो जी ज़्यादा काम करने से बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो एग्जाम्पल ये देती हैं कि जो घर में काम करने वालियाँ होती हैं वो तो ऐसी सूरत हाल में काम कर रही होती हैं। ये एक सवाल मैंने सुना, इस वजह से आपसे नहीं, बात बिल्कुल सही है कि प्रेगनेंसी ऐसी बात नहीं है कि बिस्तर पर लेट जाए, ये नॉर्मल स्टेट है। और एक्चुअली अगर अच्छी डाइट वगैरह हो तो इससे हेल्दी स्टेट, और नॉर्मल डेली रूटीन के काम में कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। जो लोग जॉब करते हैं वो जॉब करते रहें, जो घर के काम देखते हैं वो देखते रहें, थोड़ा सा रेस्ट का पीरियड बढ़ा दें और अपनी डाइट और न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, तो दैट्स गुड इनफ। अच्छा, आगे जो आपने प्लान्स किए हैं उसको किस तरह अभी इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं? क्योंकि जो आपका हॉस्पिटल है, नो डाउट ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खिदमत कर रहा है, और जो जिस कॉज को आप लेके चल रही हैं ये एक बहुत बड़ी बात है, वरना नॉर्मली इसको लोग इतना सोचते नहीं है। तो जो आगे आप लोगों के प्लान्स है उस पर आपकी वर्किंग क्या, प्लान्स क्या किए हैं, किस तरह इसको आगे लेके जाएंगे? हमने 15 साल में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि छोटी सी क्लिनिक से शुरू हुआ था, और अब ये 200 बेड का हॉस्पिटल है माशाल्लाह। और जितना काम हो रहा है मैंने उसका थोड़ा आइडिया दिया है आपको। तो इसको अभी हमें आगे इस तरह ले जाना है, जैसे मैंने कहा, हमें पेरिफेरल सेंटर्स खोलना चाह रहे हैं हम लोग, सैटेलाइट सेंटर जिसको कहते हैं, जिनका लाइजान होगा इस सेंटर से, और उनकी यहाँ की ट्रेन लड़कियाँ, यहाँ की ट्रेन मिडवाइफ्स वहाँ जाके काम करेंगी। अब सिंध के इंटीरियर इलाकों में या बलूचिस्तान के इंटीरियर इलाकों से इस तरह के सेंटर्स हों, और वहाँ से फिर जो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट हो, जो वहाँ हैंडल नहीं हो सकें, उनको इधर भेज दें, यहाँ देख लिया जाएगा उनको किसी हेल्प की ज़रूरत है वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर दें उनको। और उनका फिर रिफ्रेशर कोर्सेज हर साल 2 साल पे थोड़ी सी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये हमारा नेक्स्ट 2-3 साल का टारगेट है कि हम कम से कम इंशाल्लाह 10-12 सेंटर जिस तरह के हमारे पेरिफेरी में खुल जाएँ। तो रह बात, तो वहाँ हमें उनको जगह बना के देनी होगी। लड़कियाँ तो यहाँ से ट्रेन होकर चली गई, अब वो गाँव में हैं, अब गाँव में उनको एक जगह चाहिए जहाँ वो फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकें। तो जगह बनाने का अब प्लानिंग हो रही है, उनको जगह बना के देनी होगी, उनको इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स देना होगा, और बाकी स्किल तो उनके पास है। तो उस कम्युनिटी के बहुत सारी औरतों का बहुत भला हो जाएगा। बिल्कुल। देखें, डॉक्टर कभी भी गांव नहीं जाता है, आप जितना मर्जी डॉक्टर बना लें वो शहर में ही रहेगा, वो शहर में ही रहेगा, वो गाँव नहीं जाएगा। गाँव से जो लड़की आई है और वापस जाती है, वो असल टारगेट है, उसको हमें स्किल कर देना चाहिए, अपने ही लोगों में जाके वो अपने लोगों काम करे, हेल्प करे। और जो नो डाउट डॉक्टर शाहीन, जो आप और आपका इदारा काम कर रहा है, सलाम है आप लोगों को, और बहुत सारी दुआएं भी होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है कि जब किसी घर से कोई औरत चली जाती है ना, किसी की माँ चली जाती है, तो बड़ा इशू होता है। 5 बच्चों की माँ चली गई, उन 5 बच्चों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसे केसेस देख के यकीन माने बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आप लोग ऐसा सोच रहे हैं, एक बड़ी बात है। इस पर रिसर्च है कि जब एक माँ मरती है ना, माँ मरती है तो 1 साल के अंदर उसके 3 छोटे बच्चे मर जाते हैं। इसलिए कोई देखने वाला नहीं है, बाप ही तो कमाना है। बिल्कुल जी, माँ का नेमुल बदल बिल्कुल नहीं है, बाप भी ज़ाहिर इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन माँ का नेमुल बदल नहीं है, और ऐसी सोच रखना एक बड़ी बात है। इस वक्त हमारे सेट पे बड़े प्यारे 2 नन्हे मेहमान मौजूद हैं, जिन्हें हम कहते हैं सबा के मेहमान। जी सबा, मिलवाइए अपने मेहमानों से। थैंक यू शेरी।
अच्छा जी, हमारे पास हैं बहुत प्यारे 2 भाई आए हुए हैं आज। आप लोग सबसे पहले मुझे अपना नाम बताओ। किधर? खिज़र। और आप? सुभान। सुभान। आप बड़े हो है ना, तो आपको छोटा भाई तंग करता है? जी। हाँ। आप कौन सी क्लास में हो? 5। आपका एक और छोटा भाई भी है, जी। तो वो तंग करता है या आप उसे तंग करते हो? वो तंग करता है। ये सही कह रहे हैं? हाँ। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। इंग्लिश है, दैट्स नाइस। आपका? साइंस। साइंस। आप लोगों ने ईद की तैयारी कर ली है? यस। हाँ, दैट्स गुड। मुझे बताओ, अम्मी अच्छी लगती हैं या अब्बू? मम्मी। क्योंकि वो सोच में अम्मी पड़ गए ना कि अब्बू के डांटती साथ आए, तो वो ज़रा सोच में पड़ गए हैं। अच्छा, और आपको कौन अच्छा लगता है? पापा। पापा अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप दोनों के अलग अलग जवाब हैं। क्यों आपको क्यों अम्मी नहीं अच्छी लगती? ये मम्मी मारती है। क्यों, वो आप क्या करते हो? मस्तियाँ करते हैं। मस्तियाँ करते हो तो अम्मी मारती हैं, या आप भाई को तंग करते हो तो अम्मी मारती हैं? मैं भाई को तंग करता हूँ, मम्मी मारती है। अच्छा, घर के काम में हेल्प कराते हो अम्मी की? नहीं, क्यों? मम्मी कुछ बोलती ही नहीं है काम। अरे अच्छा, आप कराते हो हेल्प? जी। आप मुझे हाँ शरीफ से लग रहे हो देखने में। शरीफ हो या इस वक्त बैठे हुए वैसे? अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे आप? फौजी। फौजी। और आप? साची। उस्ताद जी। नाइस। अच्छा, आपने कहा आप टीचर बनेंगे बड़े होके, तो कैसे टीचर होंगे आप? स्ट्रिक्ट टीचर होंगे या बच्चों को बड़े प्यार से रखेंगे या डांट डांट के पढ़ाएंगे, ये बताएं। इधर बताओ। बच्चों को डांटेंगे आप? साची। डांटोगे अपने स्टूडेंट्स को या प्यार से पढ़ाओगे? डांटूंगा। डांटोगे? क्यों, आपके उस्ताद स्ट्रिक्ट हैं, डांटते हैं? आपकी फेवरेट टीचर कौन सी हैं? इंग्लिश। इंग्लिश की फेवरेट टीचर हैं, तो यानी वो प्यार से पढ़ाती हैं इसलिए फेवरेट है ना, तो फिर आप नहीं डांटो ना। आप बताओ, आपकी फेवरेट टीचर कौन है? साइंस। साइंस। इस वक्त एक और मेहमान हमारी इस नशिस्त पे मौजूद हैं, सैयद तारिक शाह, ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई, क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह। तारिक भाई, क्या रीज़न था कि ये एसोसिएशन बनानी पड़ी? प्राइवेट स्कूल के ऐसे क्या मसाइल सामने आए कि आपने कहा कि जी एक ऐसी एसोसिएशन बननी चाहिए? बस वो मैं आपको बताऊँ, अल्हम्दुलिल्लाह एसोसिएशन को तो 32 ईयर्स हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये 1990 के अंदर कायम की गई थी और सैयद खालिद शाह साहब ने इसको फाउंड किया था। और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि डी नेशनलाइजेशन के बाद जब प्राइवेट स्कूल तवातुर से खुलते चले गए और काफ़ी इश्यूज़ फिर उसके वक्त आए जब पॉलिसीज़ उस तरह से नहीं थी, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल खुल गए, मसाइल बढ़ते चले गए, तो उसके अंदर फिर एक आइडिया डेवलप किया गया कि अब क्यों ना एक वॉइस के साथ जो है वो गवर्नमेंट के साथ एक मुज़ाकरात कह लें या एक मामलात को सॉल्व कराने के लिए जो है वो एक एसोसिएशन कायम की जाए। तो जब ये एसोसिएशन कायम की गई थी और उस वक्त से अब तक जो है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मसाइल जो चीज़ें आती थी बढ़ चढ़ के सामना किया भी, और गवर्नमेंट की कमेटीज़ के अंदर भी हम अल्हम्दुलिल्लाह शामिल हैं, चाहे स्टीयरिंग कमेटी हो या कोई और कमेटी हो। तो हम जो भी स्कूलों के इश्यूज़ आते हैं उसको हम गवर्नमेंट तक लेकर जाते हैं, उनको इश्यूज़ को सॉल्व करवाते वैसे हैं। प्राइवेट स्कूल्स की अगर हम बात करें तो क्या इश्यूज ऐसे हैं जो आते रहते हैं? क्या बेसिक इश्यूज क्या आते हैं वैसे अमूमन? देखिए हर दौर में नए इश्यूज़ होते हैं और जैसे अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो एक बहुत बड़ा जो मसला था वो तो कोविड का था, स्कूल का खुलना तो बंद होना, कोविड उसका लास्ट issue। आपके एयर प्रोग्राम में भी आया था जब भी यही मसाइल मैंने आपसे जी। डिस्कस किए थे और डिफरेंट है। जैसे अब जो इश्यूज़ आ रहे हैं ये एकेडमिक वाइज बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, चाहे गवर्नमेंट वाइज इतने ना हो, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एकेडमिक वाइज बच्चों के या स्टडीज़ के बहुत बड़े इश्यूज़ डेवलप हो चुके हैं, क्योंकि जो लर्निंग लॉसेस के लिए जो हमने हमेशा बात की है चैनल्स पर आकर कि कोविड के अंदर स्कूलों को खोला जाए, उसमें हमेशा एक निशाना ये ज़रूर बनाया गया कि स्कूल वाले बात कर रहे हैं या एसोसिएशन बढ़ चढ़ के बात कर रही है तो शायद ये अपनी फ़ीस के मामलात में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए स्कूल खोलना चाह रहे हैं। लेकिन अब ये खुद सब जितने भी नाजरीन जो देख भी रहे हैं वो भी खुद ये फील कर रहे होंगे कि उनके बच्चे जो हैं वो कितने लर्निंग लॉसेस में पीछे लॉस हो गया उनको। बच्चे एकेडमिक्स वाइज बहुत पीछे जा चुके हैं, लर्निंग आउटकम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है बच्चों का। इवन मैं आपको बताऊँ सबसे अहम चीज़ जो है वो कंसंट्रेशन लेवल बच्चों की क्लास में नहीं रही। बच्चे अगर अभी स्कूल आते भी हैं तो वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते और
अक्सर तो ये देखा गया है कि बच्चे अब स्कूल आना ही नहीं चाहते, अच्छा। एब्सेंट हो जाते हैं, अटेंडेंस का बहुत बड़ा इशू आ गया है। तो ये वो वाले इश्यूज़ हैं जो पहले कभी भी नहीं देखे गए। तो अगर हम गवर्नमेंटल मामलात देखें या एक वो दूसरे मामलात देखें स्कूल्स के, वो तो हैं ही, वो तो वक्त के साथ चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे हॉट या कह लें प्रायोरिटी पे हमारा जो इशू है वो यही है कि अगर हम बच्चों को सही तरह अब ले आएँ वापस स्कूल की तरफ, पढ़ाई की तरफ, ये तो यही सबसे बड़ा काम होगा। बिल्कुल जी, उस वक्त में भी ये इशू चल रहा था कोविड के दिनों में, और स्कूल ही सबसे ज़्यादा टारगेट पे थे। स्कूल बंद हो, ठीक है, कंडीशन ख़तरनाक थी, लेकिन ज़ाहिर है कोई ना कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए था। उस पर ही बड़े मामलात हमारे सामने और भी बहुत सी चीज़ें आई। मुफ्ती मोहसिन भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात हो रही थी आज एतकाफ़ के भी हवाले से। ज़ाहिर है रमज़ान मुबारक का तीसरा अशरा है। मोहसिन भाई, एतकाफ़ करने की फ़जीलत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अन ताहिरा बैती लित्ताइफ़ीन वल आकिफ़ीन व रुक्क़इस सुजूद। आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला कुरान हकीम फ़ुरक़ान हमीद के अंदर वाज़े तौर पर इरशाद फरमा रहा है कि तुम मेरे घर को पाक व साफ़ रखो। किन के लिए? अल्लाह ने फरमाया कि जो रुकू करते हैं, जो तवाफ़ करते हैं, जो सजदा करते हैं और जो एतकाफ़ करते हैं। तो मालूम ही चला कि एतकाफ़ करने वाला जब अल्लाह के घर में आके, जो आयत का मफ़हूम मैंने आपके सामने बयान किया, वो मेहमान अल्लाह के घर में आके एतकाफ़ करता है, तो वो बंदा जो अल्लाह के घर में आके रुक रहा है वो कोई आम बंदा नहीं रहता, वो अल्लाह का मेहमान बन जाता है। जब अल्लाह का मेहमान बन गया तो अल्लाह हुक्म दे रहा कुरान में, क्या हुक्म दे रहा है कि जब मेरा मेहमान आए तो तुम पर फ़र्ज़ है कि तुम मेरे घर को पाक रखो, साफ़ रखो। तो मालूम ये चला सफाई नहीं ईमान है, लेकिन अल्लाह के घर की पाकी, तो अल्लाह का घर तो पाक है, लेकिन अल्लाह फिर हुक्म ये भी दे रहा है कि सिर्फ पाक ही नहीं रखना बल्कि इसको साफ़ भी रखना है। यानी कि अल्लाह के मेहमान के लिए ये मेहमान नवाजी हो रही है कि इसके घर को साफ़ रखा जा रहा है। अच्छा मोहसिन भाई, एक और चीज़ ये होती है कि लोग एतकाफ़ में बैठते हैं और उसके बाद मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग मोबाइल फ़ोन ले जाते हैं या लैपटॉप ले जाते हैं। पहले के दौर में तो ऐसा नहीं होता था, क्योंकि कहा जाता है कि आप दुनियावी कामों से दूर रहें और आपका जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन है, वो अल्लाह की इबादत में होना चाहिए। तो क्या ये अमल ठीक है कि जी कोई कहता है कि हम तो कुछ चीज़ सर्च करने के लिए ले गए थे, कि जो टेलीफोन मोबाइल का इस्तेमाल या फिर लैपटॉप ले जाना एतकाफ़ के दौरान ये ठीक है? देखिए, एतकाफ़ के लुग़वी माने होते हैं रुक जाना। अल्लाह के घर में आप ठहर गए, और इस्तिलाही माने होते हैं कि दुनियावी काम से रुक कर अल्लाह की जानिब अपना रुख मोड़ लेना या अल्लाह की जानिब अपनी तरफ तवज्जो कर लेना। अब जाहिर सी बात है, जब आप अल्लाह के घर में रुके हैं तो आप अल्लाह के लिए रुके हैं ना कि मोबाइल चलाने के लिए, ना कि लैपटॉप चलाने के लिए। तो जब आपका इस्तेमाल दुनिया के लिए था तो आप अल्लाह के घर में आए। तो जब अल्लाह के घर में आए तो इन चीज़ों का बिलावजह ज़रूर इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर कोई एमरजेंसी आपकी ज़रूरत है, फ़ोन का इस्तेमाल है तो आपकी, लेकिन एतकाफ़ का मकसद ये में हो रहा है कि बंदे का ताल्लुक़ अल्लाह के साथ यकसुई के साथ जुड़ जाए, यानी दुनियावी मामलात से बंदा अलग होकर अल्लाह की तरफ तवज्जो करे। ठीक है, जो ख़वातीन घर में, क्योंकि ज़ाहिर ख़वातीन के लिए है कि घर में एतकाफ़ करें, उसकी शर्त क्या होती है? उसकी शर्त बताइए। देखिए, एतकाफ़ मर्दों के लिए मसाजिद में है, इस तरह वो ख़वातीन जो एतकाफ़ करना चाहती हैं, इस एतकाफ़ सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया है। रमज़ान का जो एतकाफ़ होता है 10 दिन का, इस सुन्नत मुअक्कदा अल किफ़ाया किसे कहते हैं कि पूरे मोहल्ले में से अगर एक फ़र्द बैठ गया एतकाफ़ में तो पूरा मोहल्ला गुनाह से मुबर्रा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नहीं बैठा तो तमाम मोहल्ला गुनाहगार होगा। एक ने बैठना है। हाँ, एक ने बैठना लाजमी है। अब इसी तरीके से घर में कोई खातून बैठती हैं तो वो वहाँ कहाँ बैठेंगी, जिसे मस्जिद बैत कहते हैं। मस्जिद बैत माने घर होता है, और मस्जिद माने इसमें ज़फ़र के माने जहाँ सजदा किया जाए। तो ऐसा अहाता जिस अहाते में आप नमाज़ पढ़ते हैं और मुतय्यन कर लेते हैं कि हम यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं, उस जगह में एक आप इसार बनाएं या एक जगह मुतय्यन कर लें, वहाँ अपनी ख़वातीन को बिठाएं। उसके लिए हुक्म ये है कि गैर ज़रूरी काम से जो है ना, महरम भी उनसे ना मिलें, लेकिन महरम से मिलने की इजाज़त है, यानी शौहर अपनी बीवी से मिल सकता है। उस दौरान क्या वो घर का कोई ऐसे खाना पकाना ये काम कर सकती है, नहीं कर सकती? कर सकती हैं, लेकिन उसमें तरीका ये कि कोई और अगर मौजूद है तो फिर ना करें, लेकिन अगर कोई और मौजूद नहीं है और शौहर को खाने की ज़रूरत है, बच्चे को खाने की ज़रूरत है, तो उस सूरत में वो कलाम ना करें,
कलाम ना करें, अपना खाना वाना बनाएं और रख के दोबारा इबादत में लगें। अच्छा, इसी दौरान ज़ाहिर है क्योंकि आजकल घर इतने बड़े नहीं हैं, कोई लोग फ्लैट्स में रह रहे होते हैं, तो अगर कोई टीवी चल रहा है तो ज़ाहिर है उनकी इबादत में खलल, ज़ाहिर प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर क्या ऐसी सूरत हाल में जो घर वाले उनको टीवी बंद रखना है? बिल्कुल, ये अदब का भी तकाज़ा है और हुक्म का भी तकाज़ा है, क्योंकि वो मोतक़िफ़ जो खातून हैं वो अल्लाह की इबादत में लगी हुई हैं, तो ये तो हमारा खुद नस्बुल ऐन और फ़र्ज़ होना चाहिए कि एक शख्स इबादत में बैठा हुआ है, मोतक़िफ़ है, तो उसके अदब व एहतराम के लिए हम चीज़ों से बच जाएँ। बिल्कुल, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जानना भी ज़रूरी होती हैं। कुछ लोगों के कॉन्सेप्ट इतने क्लियर नहीं होते। सना, आपकी जानिब आऊँगा। बात उस वक्त हमारी वहाँ से ख़त्म हुई थी कि जो बच्चे होते हैं ज़ाहिर है बहुत छोटे होते हैं, उनको स्कूल्स में एडमिशन करा दिया जाता है, लेकिन फिर स्कूल इंतज़ामिया का कितना फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ज़ाहिर है इतना छोटा बच्चा जब आपके पास आ रहा है तो वो ना उसको बोलना आता है, ना उसकी उस वक्त वो समझने बिल्कुल नया नया होता है, तो इसके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मुझे एक स्कूल याद है कि वहाँ पर ये था कि उन्होंने छोटी क्लासेस में लकड़ी के फर्नीचर रखे थे, अब बच्चा उसे टकराया, उसका सर फट गया, उसका खून निकल आया, तो ये कितना ज़रूरी होता है। क्या अब स्कूल वाले इस चीज़ों का ख्याल रखते हैं? जी बिल्कुल, ये स्कूल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है कि जब एक बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा जो कि जिसकी उम्र 1 या 1.5 साल है या 2 साल है, तो उसकी जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है वो अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लकड़ी का फर्नीचर छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। छोटे बच्चों के साथ जो है वो प्लास्टिक का फर्नीचर यूज़ किया जाता है और सॉफ्ट रिसोर्सेज यूज़ की जाती हैं, और हम कोशिश करते हैं, देखते हैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो देखा जाता है कि इस तरह की कोई चीज़ क्लास में ना हो जिससे बच्चे को नुकसान पहुंच सके। इवन कि छोटे बच्चों को हम पेंसिल भी नहीं देते। बिल्कुल, डेफिनेटली पेंसिल जो है वो एक छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि उनको अभी समझ नहीं है, उनको अभी इतना सेंस नहीं है, तो पेंसिल तक हम उनको नहीं देते, उनको हम क्रेयॉन से काम स्टार्ट करवाते हैं ताकि वो सेफ़ होता है। हर चीज़ में जो है ना सबसे पहले सेफ्टी को देखा जाता है, कोई भी रिसोर्स बच्चों को प्रोवाइड की जाती है उसमें सेफ्टी को ज़रूर देखा जाता है। और ये बिल्कुल ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चा जो कि 2 साल की उम्र का है, जो माँ से नया नया जो है वो डिटैच हुआ है और वो आ रहा है स्कूल के अंदर, तो उसका जो है शुरू में जो है वो बहुत बच्चे आते हैं, बहुत रोते भी हैं, सेटल होने में टाइम लगाते हैं, और इनके सेटलमेंट पीरियड जो है वो बाज़ औक़ात कुछ बच्चे फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली इन द सेंस कि जल्दी समझ जाते हैं और 1 से 1.5 हफ्ते में सेटल हो जाते हैं, कुछ बच्चे महीना भी लगा देते हैं। लेकिन जो है बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। मैंने आपको जैसे बताया कि जो टीचिंग की फ़ील्ड है वो ऐसा नहीं है कि आपने जो है बस सोचा कि टाइम पास करने के लिए आप जो है वो टीचर बन जाएँ या ज्वाइन कर लें, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीचिंग की फ़ील्ड बहुत पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है सबसे पहले तो, और दूसरी चीज़ ये कि आपके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए, बच्चों से मोहब्बत, वो दूसरी चीज़ बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चों से मोहब्बत के बगैर आप उनको हैंडल कर ही नहीं सकते। अच्छा, ये कितना असर पड़ता है एक बच्चे पे जो उसके घर में अगर समझ लें वालिद और वालदा का झगड़ा हो रहा है या उसको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा डांट डपट हो रही है, ये आप लोगों को पता चल जाता है जब बच्चा स्कूल आता है तो? जी बिल्कुल पता चल जाता है। बच्चे जो हैं ना वो समझें कि बिल्कुल एक खुली किताब की मानंद होते हैं। जब वो आते हैं अगले दिन स्कूल, तो सबसे पहले हमारे पास छोटे बच्चों के लिए स्पेशली हम सर्कल टाइम जब करते हैं, उसमें सारे बच्चे अपनी अपनी चीज़ें, अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं कि उन्होंने घर में क्या किया, घर में क्या हुआ, हर चीज़ जो है ना वो बच्चा वो अपनी टीचर से इतना अटैच हो जाते हैं कि वो हर चीज़ टीचर के साथ शेयर करता है बच्चा। तो चाहे वो छुट्टी वाले दिन मॉल गए हों या कहीं घूमने फिरने गए हों या कोई झगड़ा हुआ है घर में, तो वो हर चीज़ बच्चा आके सारी स्टोरीज हमें आके वो बच्चा बता देता है। ये मैं बता दूं जी बच्चों, ये जो आप घर में होता है ना झगड़ा, ये सारी स्टोरीज आपकी स्कूल में पता चल रही होती हैं। फिर अक्सर लोग जाके शिकायत करते हैं कि जी टीचर नहीं करती, शुक्र मनाया करें टीचर नहीं बोलती, आप अपने घर में भी झगड़े बंद करें। तारिक भाई, ये जो लड़ाई रहती है हर वक्त पेरेंट्स और स्कूल मालिकान के बीच में फीसेस को लेके, ये इशू है क्या? क्या स्कूल वाले जातियाँ कर रहे हैं, बहुत फीसेस बढ़ा देते हैं, चक्कर क्या है? नहीं, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम था जब ये मामला ज़्यादा इशू क्रिएट भी हुआ था और हाइप भी क्रिएट हुई थी और कोर्ट के अंदर इसके केसेस भी चल रहे थे। मसला सिर्फ ये आता है कि इसमें माजरत के साथ वो पेरेंट्स पे मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि वो अपनी इस्तिताअत से बढ़कर जब कोई स्कूल चूज़ करते हैं ना फॉर अ स्टेटस सिंबल, तो जब वहाँ इश्यूज़ ज़्यादा क्रिएट होते हैं। और फीस ऑब्वियसली स्कूल अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, अपनी फैसिलिटीज़ के हिसाब से बढ़ा रहा होता है। हाँ, कुछ हद तक कुछ स्कूल ऐसे भी होते हैं जो अनजस्टिफाइबली इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट परेशान भी हो जाते हैं और उसका कोई, जैसे कहते हैं ना, कोई जस्टिफाइबल उनके पास कोई रीज़न भी नहीं होता। तो वो वैसे स्कूल भी मौजूद हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्कूल बहुत मोहतात होकर, बहुत पेरेंट्स को कंसिडर करते हुए फ़ीस बढ़ा रहे होते हैं। लेकिन जब ऑब्वियसली जब क्राइसिस आता है, इन्फ्लेशन बढ़
बढ़ जाती है या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और पेरेंट्स फिर ऑब्वियसली उनकी तनख्वाहें, उनके बिजनेसेस उस तरह से ग्रो नहीं कर रहे होते जिस तरह से महंगाई ग्रो कर रही होती है। तो जब जो है वो स्कूल ऑब्वियसली अपने जितना भी बर्डन होता है वो पेरेंट्स पे शिफ्ट करता है। बिल्कुल, फी के माने ये बात इन्होंने वैसे एक बड़ी पॉइंट की बात की कि बहुत सी जगहों पे मैं देखता हूँ कि स्टेटस के चक्कर में, देखिए तालीम है ठीक है, अगर आपको अल्लाह ने इतना दिया है तो आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन तालीम आपको किसी नॉर्मल स्कूल में मिल सकती है, लेकिन एक स्टेटस बन गए कि जी हमारा बच्चा ऐसे स्कूल में पढ़ रहा है, डेफिनेटली उसकी फीस ज़्यादा होती है और फिर जब आप पे कोई क्राइसिस आते हैं तो वो एक लड़ाई झगड़े की सूरत हाल बनती है। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता है।